इस क्लास में पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए हम पावर फैक्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर वर्किंग पावर और एपरेंट पावर का रेशो होता है, या हम कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है वो रियल पावर मतलब वास्तविक शक्ति और एपरेंट पावर मतलब आभासी शक्ति का अनुपात होता है। ठीक है, जो रियल पावर होता है या वर्किंग पावर होता है उसको हम किलो वॉट में मेजर करते हैं, और जो हमारा एपरेंट पावर होता है उसको हम किलो वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। एपरेंट पावर को डिमांड भी कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा रियल पावर होता है वो एक्चुअली पी इक्वल्स टू, हम जो रियल पावर होती है उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, और पी इक्वल्स टू होता है वी आई कॉस फाई। और जो हमारा एपरेंट पावर होता है वो होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और एस इक्वल्स टू वी इंटू आई मतलब वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम एपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, या इसे हम आभासी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो एपरेंट पावर का जो यूनिट होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर होती है, जबकि रियल पावर या वर्किंग पावर का जो यूनिट होती है वो होती है वॉट या किलो वाट। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन बताई गई है, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन एंगल होता है इसको हम पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। पावर फैक्टर इक्वल्स टू होता है कॉस फाई। कॉस फाई को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, कॉस फाई को ही पावर फैक्टर कहा जाता है। यहाँ से आप देखेंगे पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई इक्वल्स टू रियल पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर, मतलब जो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, और तो पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस फाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस, मतलब कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का रेशो जो होता है वो पावर फैक्टर होता है। कॉस फाई इक्वल्स टू आर वाई जेड, मतलब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशो को हम पावर फैक्टर कॉस फाई कहते हैं। ठीक है, जैसे हम रियल पावर की बात करें तो जो रियल पावर होता है, रियल पावर वो होता है वी आई कॉस फाई। ठीक है, और जो आपका एपरेंट पावर होता है, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर जो होता है वो होता है वी इंटू आई। तो ये हमारा रियल पावर और एपरेंट पावर होता है, और इन्हीं के रेशो को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। वी आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको कॉस फाई बच जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको पावर ट्रायंगल दिखाया गया है। ये ट्रायंगल होता है, पावर ट्रायंगल होता है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस लिया जाता है। ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस में जो आपने लिया है ये रेजिस्टेंस होता है, और जो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में लेते हैं वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, या यहाँ इसका जो हाइपोटेनस होता है यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस तरह से इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के जो बीच का एंगल बनता है ये कोसाइन एंगल फाई कहलाता है। ठीक है, ये कोसाइन एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रायंगल दिखाया गया है, और इसी प्रकार से जो कॉस फाई होता है ये आर अपॉन जेड के मतलब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशो को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, कॉस फाई बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका हमने रिजल्टेंट ले लिया है यहाँ पर इम्पीडेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशो को पावर फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर। 3 टाइप के पावर फैक्टर होते हैं, हम इनको 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब इकाई शक्ति गुणांक, लीडिंग पावर फैक्टर मतलब अग्रगामी शक्ति गुणांक, और लैगिंग पावर फैक्टर मतलब होता है पश्चगामी शक्ति गुणांक। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, जो पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब है कि पावर फैक्टर की जब वैल्यू 1 होती है तो उसको हम यूनिटी पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं।
ठीक है। पावर फैक्टर इक्वल्स टू 1, इट मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको वेक्टर डायग्राम वेव फॉर्म इसके दिखाए गए हैं। ठीक है, ये वेव फॉर्म दिखाया गया है जिसमें वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म को दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड लिया जाता है और यहाँ पर हम टाइम लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म दोनों एक साथ अपने अधिकतम और अपने न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं, तो उस केस में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और ये कब होता है, जब हमारा सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो। रजिस्टिव सर्किट में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। ठीक है, ठीक है, जब हमारा सर्किट जो है ये प्योरली रजिस्टिव होगा तो उस केस में जो रेजिस्टेंस आर होगा वो किसके इक्वल होगा, इम्पीडेंस जेड के। ठीक है, जब आर इक्वल्स टू जेड हो जाएगा तो हम जैसे कि जानते हैं कॉस फाई इक्वल्स टू होता है आर वाई जेड। ठीक है, कॉस फाई इक्वल्स टू होता है आर वाई जेड। जब आर इक्वल्स टू जेड हो जाएगा, मतलब जब टोटल प्योरली रजिस्टिव है, आर जेड के इक्वल होगा, तो उस केस में आपको जो कॉस फाई मिलेगा वो आर अपॉन आर मिल जाएगा। मतलब जब दोनों आर से आर कैंसिल कर दोगे तो 1 आपको मिल जाएगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसको दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। हम यदि वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला जो वेव फॉर्म है इसका हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें यूनिटी पावर फैक्टर में, तो किस तरह से बनेगा, ये इन फेज रहेंगे, एक ही फेज में आपको वोल्टेज और करंट मिलेगा। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच बनने वाला जो कोसाइन एंगल होगा वो जीरो होगा। तो जब कोसाइन एंगल जीरो होगा, कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, फाई की वैल्यू जो है वो जीरो है, कोई भी यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो हम कॉस फाई की जगह में क्या रख देंगे, जीरो, तो यहाँ से भी आपको कॉस जीरो की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जब हमारा वोल्टेज और करंट एक ही फेज में चलते हैं तो उस समय करंट और वोल्टेज के बीच में बनने वाला जो वेक्टर डायग्राम है, करंट और बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो इस केस में पावर फैक्टर का मान यूनिटी होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो सर्किट है प्योरली रजिस्टिव होगा तो उस केस में हमको यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, अग्रगामी पावर फैक्टर। तो अग्रगामी पावर फैक्टर क्या होता है कि जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते हैं, क्या होता है अग्रगामी में कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से आगे चलता है। ठीक है, लीड करता है। मतलब कि जब हमारा वोल्टेज का मान जीरो होता है तो करंट का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वेव ट्रेवल करती है, वेव फॉर्म ट्रेवल करती है कि देखिए यहाँ पर वोल्टेज का मान जीरो था तो करंट का मान 90 डिग्री आगे चल रहा था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर है 90 डिग्री से, यहाँ पर करंट जो है वोल्टेज से लीड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पावर फैक्टर होता है उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब हमारा लोड कैपेसिटिव होता है। देखिए 3 प्रकार के हमारे लोड होते हैं, एक होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है कैपेसिटिव लोड और तीसरा होता है इंडक्टिव लोड। ठीक है, जो कि मैंने इलेक्ट्रिक लोड का वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, आप उसको देखकर लोड को समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक लोड कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, कि किस प्रकार के लोड होते हैं और लोड का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पावर फैक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्योरली कैपेसिटिव लोड होता है तो उस केस में जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। मतलब जब करंट वोल्टेज से आगे चल रहा होता है तो उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये किस केस में होता है, जब सर्किट प्योरली कैपेसिटिव हो। जब प्योरली कैपेसिटिव होगा तो उस केस में हमें क्या होगा कि मैक्सिमम यहाँ पर जो लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर आपका कोसाइन एंगल बनेगा। ठीक है, और वो यहाँ पर करंट वोल्टेज से लीड कर रहा होता है। ठीक है, हालांकि कोई भी सर्किट प्योरली कैपेसिटिव नहीं होता है, उसमें कोई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम ये पढ़ते हैं पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सर्किट है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर वह पावर फैक्टर होता है जब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। लीडिंग में क्या हो रहा था कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा था, लैगिंग पावर फैक्टर में वो करंट वोल्टेज से पीछे चलता है तो उसे हम लैगिंग पावर फैक्टर कहते हैं।
जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है ये इंडक्टिव सर्किट में होता है। जब हमारा सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो तो उस कंडीशन में लैगिंग पावर फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पर हमारा जब करंट वोल्टेज का मान यहाँ पर मैक्सिमम है तो उस केस में यहाँ पर आप देखेंगे तो करंट का मान 0 पे होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पे लीड कर रहा है। यदि हम इसके लिए वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो देखो वोल्टेज की वेव, हमने वोल्टेज को रिफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, और करंट के लिए बनाएंगे तो यहाँ से करंट जैसे कि लैग कर रहा है 90 डिग्री, तो इस तरह से आपका 90 डिग्री लैग करके आपको यहाँ पर इसका वेव फॉर्म दिखाना होगा करंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यदि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आप वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज को आप यहीं पर रहने दीजिए, एक्स एक्सिस में रिफरेंस मान लीजिए, और इस तरह से यहाँ पर आपको करंट लेना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 90 डिग्री आगे चल रहा होता है, तो ये ऊपर की ओर हमें करंट को दिखाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से 90 डिग्री यहाँ पर लीड कर रहा है, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री हमने दिखाया है कि लैग कर रहा है, क्योंकि अब ये नीचे की ओर आपको करंट दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। और ये कब होता है, इंडक्टिव सर्किट में होता है, इंडक्टिव लोड के कारण होता है। इंडक्टिव लोड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी मोटर्स हैं, जितनी भी मशीनें हैं, जैसे कि कूलर हो, फैन हो, ठीक है, और हमारे जो इंडक्शन मोटर हो, ठीक है, या फिर मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, तो ये सारे जो लोड होते हैं ये इंडक्टिव लोड होते हैं, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करते हैं, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करते हैं, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, थैंक यू।